कल मैंने आपको यहां तक डेरिवेशन करा दिया था कि स्क्रीन पर, जैसे सपोज करो ये स्क्रीन बनी हुई है, ठीक है, ये स्क्रीन है और ये स्लिट का प्लेन है, ये सेंटर है, ये दो स्लिट है, ठीक है, यहां सोर्स रखी हुई है और ये स्लिट्स है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा था कल स्क्रीन पर, मतलब इतने दिन से पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर डार्क ब्राइट, ये रहा डार्क ब्राइट ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके ये बन रहे हैं। थोड़ा मोटा बना देता हूं क्योंकि मुझे एक टॉपिक थोड़ा सा ये, ठीक है, मानते हो ना, स्क्रीन पर हमको डार्क ब्राइट पैटर्न मिलता है, डार्क ब्राइट पैटर्न मिलता है ये, ठीक है। अब सुनिए, कल हमने इसका बीटा निकालना है, यहां से यहां तक विड्थ निकालनी सीखी, बीटा, ठीक है, ऐसे फ्रिंज विड्थ, ठीक है। वो बात अलग है कि हम ये भी सीख गए कि ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, चाहे वो डार्क हो, चाहे वो ब्राइट हो, चाहे डार्क हो, चाहे ब्राइट हो, चाहे डार्क हो, ब्राइट हो, सबकी विड्थ सेम होती है, ठीक। अब ये बीटा किसके बराबर है, लैम्डा डी अपॉन डी, ये जो इसको लीनियर विड्थ भी बोल देते हैं। अब एक और चीज आ रही है, वो ये कि ये जो विड्थ बन रही है, इसने यहां कितना एंगल बनाया, थोड़ा बारीक एंगल बनेगा, महीन एंगल बनेगा, शार्प। तो देखिए इसने जो एंगल बनाया यहां पर, ये इसको एंगुलर विड्थ बोलते हैं। कितने एंगल में ये वाली विड्थ सेट हो गई, यहां पर कितने एंगल में ये सेट हो गई, इसको एंगुलर विड्थ बोलते हैं। ये लीनियर विड्थ है। ये कैसे निकलेगी, माना ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ठीक है, तो एंगुलर विड्थ कैसे निकलती है, ध्यान रखना, इस ये जो थीटा बना है, ये ब्राइट, जैसे ये ब्राइट है तो ब्राइट के एक्सट्रीम पॉइंट्स ने जो बनाया, ब्राइट के एक्सट्रीम पॉइंट्स ने जो बनाया यहाँ पे एंगल थीटा, तो ये एंगल, ये मैंने स्ट्रिप इतनी मोटी बना दी वरना बनती पतली बनती। तो यहाँ पर एक बीटा बराबर, तो थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का रोल लगभग बीटा कर जाएगा और रेडियस का रोल लगभग ये डी कर जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो थीटा बराबर बीटा अपॉन डी, लेकिन बीटा अपॉन डी। अब हमें यहाँ पे एक फील आएगा जो गलत फील आता है कि थीटा बीटा और डी पे डिपेंड करना है। ये वही फील हुआ कि फॉर्मूला होना और डिपेंड करना तो अलग अलग बात होती है। आर बराबर बी अपॉन आई, जैसे ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, इसका कतई, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया कि रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड हो गया। पता ना वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट उसी रेशियो में, तो फैक्टर में बढ़ जाएगी ना। तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही हमें एक बार को लगेगा कि बीटा डी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। अभी देखिए असली तस्वीर अब आएगी। बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन डी, और कैपिटल डी तो अपॉन है ही भाई। पहले मैंने बीटा का फॉर्मूला रख दिया लैम्डा डी अपॉन डी, और ये अपॉन में डी, ये कट गया, तो थीटा, दिस इज एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ इन दो फैक्टरों पर डिपेंड करती है, बस लैम्डा और डी पर। एक्चुअली ऐसे समझो, जब मैं डी बढ़ाऊंगा, इमेजिन करो ये स्लिट को पीछे ले जाऊंगा तो डी बढ़ेगा, तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, डी बढ़ेगा तो थीटा घट जाना चाहिए। एक्चुअली जब मैं डी बढ़ा रहा हूँ, इधर देखिए, तो बीटा भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है। ये जो बीटा है तीन फैक्टरों पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा, बीटा कैपिटल डी पर, और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। याद है ना स्मॉल डी क्या चीज है, ये है स्मॉल डी, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, इन तीन फैक्टर पे। और जो एंगुलर विड्थ है, क्या नाम है इसका, एंगुलर विड्थ, ये थीटा, ये लैम्डा अपॉन डी है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो एंगुलर विड्थ है लैम्डा अपॉन डी, ये दो फैक्टरों पर डिपेंड करता है, थीटा एक तो लैम्डा के और थीटा डी के। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए हमने कैपिटल डी को बढ़ा दिया तो एंगुलर विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका ये जो थीटा है वो कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता, करते ही नहीं। अगला नोट, ठीक है, एंगुलर विड्थ, ये अपनी डिक्शनरी में डाल लीजिएगा। कल यहां फॉर्मूला रोक लिया था, एक और फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। चलिए अब आते हैं एक और नोट। हमने जब पहली बार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, पहली बार अपने इतिहास में, तो सी अपॉन वी करके पढ़ा था ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऊपर एयर वाली नीचे मीडियम वाली, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यू इक्वल टू सी अपॉन वी। फिर हमने जब से 12th में आया तो हमने एक चीज और पढ़ी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। लेकिन हमने थोड़ा बारीकी से भी अध्ययन किया है
कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी बिकॉज ऑफ इट्स वेवलेंथ, ना कि फ्रीक्वेंसी। मतलब सी को आप न्यू लैम्डा लिख सकते हो ना, सी को न्यू लैम्डा, लेकिन जब आप वी को लिखोगे न्यू लैम्डा तो न्यू लैम्डा डैश लिखोगे। फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन सिर्फ उसकी वेवलेंथ में आता है, चेंजेस जो आते हैं। ध्यान रखना, सी का फॉर्मूला न्यू लैम्डा, वी का फॉर्मूला न्यू लैम्डा डैश। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में ऐसे भी होता है, इसे भी अब अपनी आदत बनाइए। वेवलेंथ देख के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे जाते हैं, वेवलेंथ देख के भी। तो वेवलेंथ ऊपर वाली कौन सी वेवलेंथ है, एयर की, नीचे मीडियम वाली वेवलेंथ है, उसका रेशियो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालेगा। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, सुनिए। अब एक सवाल आता है अचानक, यहां कैसे काम आ गया ये, यहां पर एक सवाल आता है कि ये जो हमारा YDS एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें इस पूरे सेटअप को, यदि ये जो पूरा सेटअप है एयर में रखा है, इन एयर, तो हमने ये नोटिस किया कि जो बीटा है वो लैम्डा डी अपॉन डी जनरेट होगा, और एंगुलर विड्थ है वो लैम्डा अपॉन डी जनरेट होगी, ये जनरेट होगी, यही तो ना। लेकिन वो सवाल अब क्या कहेगा कि हम इस पूरे सेटअप को पानी में ले जा रहे हैं, किसी और मीडियम में ले जा रहे हैं ना, किसी भी मीडियम, ग्लिसरीन में ले जा रहे हैं, दारू में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इन अदर मीडियम, तो पता है आप बुद्धि लगाएंगे तो आप पाओगे, सवाल कर रहा है हम पूरे एपरेटस को ले जा रहे हैं, तो जब बीटा का फॉर्मूला हम जब ये यूज करेंगे, एक मिनट, थीटा का फॉर्मूला हम एक यूज करेंगे ये वाला, तो एक छोटी सी बुद्धि लगाइए इस वाले फॉर्मूले में। चलो डी और डी नहीं चेंज होंगे, मान लिया नहीं होंगे, सवाल नहीं कह रहा तो हम अपनी तरफ से चुल्ल नहीं करेंगे, वही सेपरेशन रहेगा, वही डिस्टेंस रहेगी, लेकिन वेवलेंथ तो चेंज होगी ना। वेवलेंथ को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो इवन उसी सोर्स को भी ले जाएंगे तो वेवलेंथ तो मीडियम में आती चेंज, तो क्योंकि लैम्डा पे डैश आ गया तो बीटा भी चेंज हो जाएगी। डैश इस बात का इशारा है कि वो चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी, सेम ये भी डैश तो ये भी डैश। तो व्हाट इज बीटा डैश हियर, न्यू फ्रिंज विड्थ जो नए मीडियम में बनेगी, नई एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो नए मीडियम में बनेगी। तो याद रखिएगा। हम इसमें और आगे क्या कर सकते हैं, आगे ये कर सकते हैं, यदि मैं बीटा डैश अपॉन बीटा करने को बोलूं आपसे, करिए, इस बीटा डैश को इस बीटा से डिवाइड करने को बोलूं, तो कैपिटल डी स्मॉल डी तो सेम है, वो कट जाएंगे, केवल लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बचेगा, इसका लैम्डा डैश इसका लैम्डा बचेगा। थोड़ा गौर करेंगे तो आप पाओगे लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश म्यू है। जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे तो एक मिनट इसको पलटना, लैम्डा डैश ऊपर कर दो, लैम्डा नीचे कर दो, तो ये 1 अपॉन म्यू हो गया। याद रखना, यदि मैं ऐसे स्विच करूंगा तो ये भी स्विच हो गया। तो हमारा यहाँ लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, तो यानी बीटा डैश अपॉन बीटा हो गया 1 अपॉन म्यू, बीटा डैश बीटा अपॉन म्यू। आप चाहो तो डायरेक्ट इसे फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन यदि आपके दिमाग में हार्ड डिस्क में इतना स्पेस नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में होता ही ना, आप इससे फिर बना लोगे, भूल भी जाओगे इससे, तो इससे बना लोगे। तो जो नई फ्रिंज विड्थ है जिसपे डैश लग रहा है वो पुरानी विड्थ की म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, डिवाइड हो रहा है, और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सही है जो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब बीटा में 1 से नंबर का डिवाइड ही हो रहा है, 1 से बड़े नंबर का। सिमिलर थ्योरम, यही काम हम यदि थीटा डैश को थीटा से डिवाइड करें, थीटा डैश को थीटा से डिवाइड करें तो डी से डी कट जाएगा, सिर्फ लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बचेगा। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा भी तो 1 अपॉन म्यू है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, तो थीटा डैश कितना हो गया, थीटा अपॉन म्यू, वही सिमिलरली थ्योरम। एक झंडू सा सवाल है आपके लिए पेश कर रहा हूं, ठीक है, 12th के बच्चे के लिए। कायदे से तो क्लास में डिस्कस करने वाला भी सवाल नहीं है वो, लेकिन फिर भी चलिए, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि एनसीईआरटी सिर्फ या सीबीएसई सिर्फ आपको परेशान करने के लिए सवाल नहीं देती, आसान सवाल भी देती है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 10.7 है, एक्सरसाइज का 10.7 है, वो क्या कह रहा है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी यही एक्सपेरिमेंट है, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री, यानी ये 0.2 डिग्री क्या दिया है, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। फिर आगे, ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी ये कैपिटल डी दिया है, यानी वो स्क्रीन 1 मीटर की दूरी पे रखी हुई है। पहचानना सीखो कौन सी चीज क्या है। फिर आगे क्या दे रखा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, हम 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लाइट यूज करेंगे। फिर वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ
of the what will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water, take refractive index of water to be 4/3। तो कभी कभी ना सवाल थोड़ा चंट होता है, हमको परेशान करने के लिए, सिर्फ परेशान करने की नीयत से उसने ये डाटा दिए हैं, ये जो कि यहाँ यूजलेस है। अरे आपका काम तो इतने में ही हो जाएगा। उसने थीटा डैश पूछा है ना, एक बार सवाल आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वो ये कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखी है, इस पूरे एप्रेटस को हम पानी में ले जाएंगे, बिल्कुल निकुंज, शाबाश, निकालने वाले ने निकाल भी दिया, वेरी गुड। यही एटीट्यूड होना चाहिए, यही एटीट्यूड होना चाहिए, शाबाश। ठीक है, बाकी देखिए सॉल्यूशन, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बच्चा कभी कभी फंस जाता है, ट्रैप में फंस जाता है, ये दिया है तो कोई यूज होगा। अरे नहीं, एंगुलर विड्थ इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू करना है, ठीक है, बाकी वो कुछ भी बोलता रहे, थीटा अपॉन म्यू करना है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा 0.2 डिग्री दे रखा है, म्यू 4/3, इसको काटा पीटी कर दीजिए 0.15 डिग्री नया, यानी घट के आ रहा है, देखिए घट के। चलिए अब कुछ और सवाल करते हैं, नहीं इन्हें मैं मिटा रहा हूं, कुछ और सवाल करते हैं। अच्छा, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब मैं शीट कराऊंगा तो शीट में क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर मैं अभी दे देता हूं। यदि किसी वाइडियस एक्सपेरिमेंट के एप्रेटस को किसी और मीडियम में ले जाएंगे एयर के अलावा, तो भैया फ्रिंज विड्थ घट जाएगी, ठीक है, और वैल्यू दे देगा तो हम ये इसकी तरह ये भी बता देंगे नया कितना हो जाएगा थीटा, या नया बीटा कितना हो जाएगा। तो अभी मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं वो इस कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं। देखिए हमने या तो बीटा पर फॉर्मूला होगा लैम्डा डी अपॉन डी, या थीटा पर फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन होगा लैम्डा अपॉन डी। अभी अभी ये भी पढ़ा है कि बीटा डैश इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू एंड थीटा डैश इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू। एक और फॉर्मूला था आपका एक्स एंथ ब्राइट, याद है ना, एक्स एंथ ब्राइट एन लैम्डा डी अपॉन डी। एक है एक्स एंथ डार्क, ये फॉर्मूला होता है 2n-1 लैम्डा डी अपॉन, ध्यान रखना यहाँ 2 और फैक्टर होता है 2d। पहले इन पे काम करते हैं, कुछ सवाल इन्हीं पे, फॉर्मूले तो और भी है, फॉर्मूले तो और भी है, मैं उनकी बात बाद में करूंगा, है ना। पहले इन पे काम करते हैं, और सुनिए जो कराने लायक होगा सवाल वो कराऊंगा, ठीक है, जो नहीं कराने लायक होगा उसे आप अपने आप करिएगा, थोड़ा स्पीड बनाइए। क्वेश्चन नंबर शीट में 84 से स्टार्ट होते हैं। 84th क्वेश्चन है, 84th क्वेश्चन, इन वाइडियस एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.24 mm। स्लिट्स आर सेपरेटेड यानी कैपिटल डी, ओ सॉरी स्मॉल डी, 0.24 mm। सवाल पढ़िए, स्लिट्स की दूरी, द स्क्रीन इज 1.2 मीटर अवे। डाटा परफेक्शन के साथ पकड़ना, ये 1.2 मीटर कैपिटल डी है, स्क्रीन कैपिटल डी इतनी दूरी पर है। द फ्रिंज विड्थ इज 0.3 सेंटीमीटर यानी बीटा 0.3 सेंटीमीटर। तो बताइए कौन सी वेवलेंथ हमने यूज की होगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे, मैं करा नहीं रहा हूं, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। अब इस फॉर्मूले को उठाइए, सिंस बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी होता है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यही तो निकालना है। तो 12th के बच्चे को ये थोड़ी नहीं समझाया जाएगा कि अब क्या करना है। हाँ, बस आपकी जान को बस एक कले से, इसमें कोई mm में दे रखा है, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, उसको एक कंफर्टेबल यूनिट में ले लेना। क्वेश्चन नंबर 85, वो क्या कह रहा है, द टू स्लिट्स इन वाइडियस एक्सपेरिमेंट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ दिस। इसमें भी डाटा लिख रहा हूं बस मैं, वो कह रहा है 0.03 mm की दूरी पर है स्लिट्स। एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन 1.5 मीटर अवे, यानी कैपिटल डी है ये। द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, अब सुनना बेटा, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। ये सारी डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम से होती है, ध्यान करो। तो सेंट्रल मैक्सिमम से चौथी ब्राइट इतनी दूरी पर है, ठीक है। तो फिर लैम्डा बताइए। तो मैंने कहा ना अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड सवाल करा रहा हूं। अब बताइए, ये वाला फॉर्मूला उठा लेंगे ना, क्योंकि फोर्थ ब्राइट की दूरी है। तो सॉल्यूशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्स एंथ ब्राइट इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी होता है। ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, एन की वैल्यू 4 रख देंगे क्योंकि फोर्थ ब्राइट है, कैपिटल डी स्मॉल डी दे रखा है, लैम्डा निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। खूब सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसी 86 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बताना हमारा बीटा कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और भी फैक्टर है, लेकिन इस सवाल में केवल कैपिटल डी को आधा किया है। देखिए सवाल, एक वाइडियस एक्सपेरिमेंट है,
while using a source of light of wavelength, देखो इसमें वेवलेंथ उल्लू बनाने के लिए दी है, वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, देने दो कोई बात नहीं, उसे परेशान करने दो, हम देखते हैं। फ्रिंज विड्थ 0.6 सेंटीमीटर मिली है, वो कह रहा है कि इस वेवलेंथ को यूज करने पर हमको 0.6 सेंटीमीटर की फ्रिंज विड्थ मिली है, इस वेवलेंथ को यूज करने पर ये फ्रिंज विड्थ मिली है हमको, ठीक है। कहां गया सवाल? हाँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, if the distance between slit and screen is reduced to half, calculate the new fringe width। ये वो सवाल है जो ओरली कर जाओगे, जल्दी बताइए। यदि ये आधा कर दूंगा, सिर्फ इसी को चुन कर रहा है वो, ये करे नहीं हम इसी को आधा करेंगे, इसको आधा कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा, तो खत्म। नया जो बीटा डैश होगा वो इसको आधा कर दो। जो समझदार है वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे अब तक तो बेटा 12th भी एंड स्टेज पर है, अब क्या क्या समझाऊंगा मैं, इसलिए पेपर छूटते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, पूछा गया है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसे भी आसान सवाल दिए जाते हैं। 87 है, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, एक वेवलेंथ है 630 नैनोमीटर की लेजर लाइट है, इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट, यानी डबल स्लिट, ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट्स produce an interference pattern in which bright fringes are separated by 8.1 mm। अब एक मिनट, इसकी लैंग्वेज को गौर से सुनना कि bright fringes are separated by 8.1 mm। अब ज्यादा चतुर बच्चे क्या सोचेंगे, bright fringes are separated, तो ये तो डार्क की विड्थ हुई, हाँ डार्क की हुई मान ली, लेकिन जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो होता तो सब बराबर ही है, क्या बीटा डार्क क्या बीटा ब्राइट, सिंपली ये बीटा है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज इस बार ऐसी थी, इस बार उसकी लैंग्वेज ऐसी थी जो ये आपको दे रही है कि ब्राइट फ्रिंजेस का सेपरेशन ये है, ब्राइट फ्रिंजेस का सेपरेशन ये है, तो आपके दिमाग में एक बार कोई आएगा, अच्छा ये डार्क की विड्थ है, डार्क की विड्थ है ये, ठीक है, लेकिन सब बराबर होता है। तो इस वेवलेंथ को यूज करके ये बीटा मिल रही है। अब सवाल ये कह रहा है कि हमने वेवलेंथ चेंज कर दी है, आप बताओ वेवलेंथ क्या होगी यदि हमें नया बीटा, अच्छा वेवलेंथ चेंज तो बीटा चेंज हो ही जाएगा, तीन फैक्टर हैं जो बीटा को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी एक में उंगली करोगे तो भी और तीनों में उंगली करोगे तो भी चांसेस रहेंगे। तो वो कह रहा है हमने सिर्फ वेवलेंथ में उंगली करी है और बीटा डैश हमको मिला है 7.2 mm। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं भैया, सीधी सी बात है, क्योंकि बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी होता है, क्योंकि बीटा लैम्डा डी अपॉन डी होता है, इसका मतलब बीटा लैम्डा डी अपॉन डी होगा। ये दो अलग अलग बात समझ में आ गई, आनी चाहिए। तो जब बीटा डैश होगा तो लैम्डा डैश हो जाएगा। अच्छा ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें दो पर डैश मारना पड़ जाए, ऐसे भी होंगे तीनों पर डैश मारना पड़ जाए, तो सवाल पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब बीटा डैश अपॉन बीटा डिवाइड करिए, देखो करने वाले कर भी रहे हैं, वेरी गुड, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, यही अप्रोच होनी चाहिए। बीटा डैश अपॉन बीटा करोगे तो डी डी कट गया, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बच रहा है, तो लैम्डा डैश का फॉर्मूला हो गया बीटा डैश अपॉन बीटा, ये वहां ले जाइए इनटू लैम्डा। बीटा डैश की वैल्यू 7.2 mm है, बीटा की वैल्यू 8.1 mm है और लैम्डा की वैल्यू 630 नैनोमीटर है, ठीक है। ये mm कट जाएगा, आंसर हम नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर देंगे। काटो, 9 से कट रहा है, 9 8 72 9 81 9 7 63 560 नैनोमीटर। कितना आसान सवाल था। चलिए अब 88 अपने आप करना, पढ़ते ही समझ जाओगे क्या करना है। 88 आप अपने आप करिएगा, खुद भी तो पढ़ना सीखिए, थोड़ा बहुत मलूक सवाल यदि है तो 89 है, थोड़ा बहुत 89। इन वाइडियस एक्सपेरिमेंट, वाइडियस वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। जब हमने ये वेवलेंथ यूज करी, द इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑफ इट एक्स आर ऑब्टेन्ड, जो बीटा हमें मिला वो एक्स मिला, कि जब हम इस लाइट को यूज कर रहे हैं तो ये हमें ये मिला। बाकी डी को कुछ नहीं दे रखा, हम ये मान लेते हैं कि डी की वैल्यू डी है और डी की वैल्यू ये है। अब सवाल क्या कह रहा है सुनिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा बहुत ठीक सवाल है तो आसान। अब वो कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, और वो नई वेवलेंथ कर दी है 600 नैनोमीटर। अब आप बताइए जब आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ जाएगा, यानी ये फैक्टर बीटा को बढ़ाने का काम करेगा।
क्योंकि ये बढ़ गया है, 400 से 600 हो गया है। फिर एक और चीज और की है, साथ में एक और चुल्ल की है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, यानी जो नया डी डैश है वो पुराने वाले डी का आधा कर दिया है, छोटा कर दिया है, आधा कर दिया है। अच्छा ये भी सुनिए, जब ये घटेगा डिनोमिनेटर में ये, तो भी तो ये बढ़ेगा, यानी ये दोनों फैक्टर बीटा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दोनों फैक्टर ही बीटा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी बीटा बढ़ जाएगा। ओबियसली इसके बढ़ने से और इसके घटने से हो नहीं था, लेकिन सवाल ने हमको ये कहा है कि चलिए हमने लैम्डा में चुल्ल कर दी, डी में चुल्ल कर दी, लेकिन कैपिटल डी का कंट्रोल यदि तुम्हारे हाथों में दे दूं, तुम्हारे हाथों में दे, तो इसको क्या करोगे कि हमारा जो नया बीटा डैश जो बढ़ने जा रहा था वो बढ़े नहीं, एज इट इज मिले। सवाल ने ये बोला है कि बीटा डैश पुराना वाला ही बीटा आ जाए, तो आप डी डैश में क्या चुल्ल करोगे? सवाल है ये, सवाल ये है कि यदि हम लैम्डा डैश में हम ये चुल्ल कर दें, डी डैश में ये चुल्ल कर दें, है ना, तो आपका डी डैश का कंट्रोल आपके हाथ में दे दें कि जो करना चाहो कर दो, हमें वही बीटा दे दो, हो गया सवाल। भैया बीटा डैश इक्वल टू, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये मेरी नियत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा डैश और बीटा बराबर है। अब देखिए ये सवाल कैसा है, बीटा को लिख दिया मैंने लैम्डा डी अपॉन डी, ये सवाल ऐसा है जिसमें लैम्डा में भी चुल्ल हुई है, डी डैश में भी चुल्ल हुई है, और कैपिटल डी में तुम्हें कुछ चुल्ल करनी पड़ेगी तभी ये बराबर हो पाएगा। तो देखो इसमें तीनों में ही चुल्ल कर दी उंगली, कोई नहीं, तो डी डैश अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश डी डैश अपॉन डी। सॉल्व कर लेते हैं इसे। लैम्डा कितना है 400, यूनिट कट जाएगी इसलिए मैं यूनिट को यूज ही नहीं कर रहा, 600 दोनों के नैनोमीटर कट जाएंगे। डी डैश अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी देखो 1/2 आ रहा है, 6 दूनी 1200, 4 दिया 1/3 डी डैश अपॉन डी। तो फील करिए, आपको लगेगा कि हाँ भाई, यानी आपको डी डैश कम करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे फैक्टर बढ़ाने का काम कर रहे थे, आपको उसको कंपनसेट करना है ऐसे घटा के। सिंपल सवाल, कुछ कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पहला सवाल है, वो कह रहा है कि व्हाट इज, आप बताएंगे, हम चुल्ल करेंगे, आप बताइए क्या होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंजेस इन वाइडियस एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। पहला, यदि सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, डी को बढ़ा दिया जाए, सिंपल बेटा सवाल, डी को बढ़ा दिया जाएगा तो बीटा बढ़ जाएगा, एंगुलर विड्थ बढ़ जाएगी, दैट इज बीटा बढ़ जाएगा और थीटा भी बढ़ जाएगा। दूसरा सवाल है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। ये उदाहरण रहा, घट जाएगा, मैंने कुछ गलत लिख दिया, स्लिट इज इंक्रीज्ड, हाँ यदि इसको इंक्रीज कर देंगे, सॉरी ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, हाँ वो डिनोमिनेटर में था, मैं यही चेक कर रहा था कौन कौन पढ़ रहा है आवाज है ना, यही मैं चेक करता रहता हूँ बीच बीच में कि तुम सो तो नहीं रहे हो, जग रहे हो कि नहीं, चलो तो कुछ जग रहे थे, तो ध्यान से सुनना, मैं ऐसी बीच बीच में करता रहूंगा, यानी चेक करूंगा। तो सेकंड है कि इसको जवाब बाद में दूंगा, सेकंड का उधार रहा और आज ही दूंगा, टेंशन मत लो। तीसरा है, इफ एपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर, इसका जवाब भी दे चुका हूं, यदि पूरे एपरेटस को पानी में ले जाओगे तो फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इन वाइडियस एक्सपेरिमेंट चेंज, यानी थीटा पे क्वेश्चन उठा रहे हैं वो, थीटा में क्या परिवर्तन आएंगे when the distance between the slits and screen is doubled। वो कह रहा है यदि d को 2d कर दें, सॉरी 91 क्वेश्चन है, d को 2d कर दें तो थीटा क्या हो जाएगा, बताओ आप जवाब दीजिए। हाफ हो जाएगा कि नहीं, कह रहा है हाफ, ये आज वो हाफ लगा के आया है, नहीं नो चेंज। बेटा थीटा में कैपिटल डी आता ही नहीं है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कैपिटल डी का रोल ही नहीं है, कैपिटल डी मैंने आज बताया भी था, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, नहीं। 92 उधार रहा, अभी नहीं करा रहा। 93, कैन टू इंडिपेंडेंट 60 वाट बल्ब, कैन टू इंडिपेंडेंट 60 वाट बल्ब, अलग अलग बल्ब है, दो बल्ब है, क्या हम उनसे इंटरफेरेंस जनरेट कर सकते हैं? तो आंसर है बिग नो, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट होती ही नहीं है, और इंटरफेरेंस को जनरेट करने के लिए सोर्सेस का कोहेरेंट होना
जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट पेज के कुछ क्वेश्चन है, वो अब इन फॉर्मूला से होंगे। देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, I1 अपॉन I2 इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू W1 अपॉन W2। इंडिविजुअल इंटेंसिटी अपने अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और इंटेंसिटी का रेशियो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने स्लिट कितनी खोल रखी है, उनकी विड्थ कितनी खोल रखी है, W1 अपॉन W2। फिर स्क्रीन पर जब जाते हैं तो स्क्रीन पर कुछ जगह मैक्सिमम मिलेगा, कुछ जगह मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। आई मैक्सिमम A प्लस बी के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, आई मिनिमम A माइनस बी के होल स्क्वायर के। एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। अब इन दो फॉर्मूला पे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। टिक टिक 1 2 3 4 5। अब तो मन करता है बोर्ड भी ऐसे मिटाया करो, है ना। कुछ दिन आजकल पूरा भारत लंगड़ा लंगड़ा होकर चल रहा है ना, ठीक, ऐसी बोर्ड मिटाया करो। चलिए क्वेश्चन है 94। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात है, एक बार एक लड़की ने अपने पापा को धक्का दे दिया। उस लड़की का नाम पता है क्या है? उस लड़की का नाम है पुष्पा। पुष्पा पुष्पा, है ना। गड्डिया जो ऐसे ही गड्डिया जोक सुनने के लिए लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। पुष्पा, ठीक। अब आ जाइए, सवाल है 94। टू कोहेरेंट सोर्सेज। अच्छा कितनी फीस रह गई है? जो समझ गया, अभी रह गई है, कुछ की रह गई है फीस। जब फीस नहीं आती तो मैं ऐसी गड्डिया जोक मारता हूं, तो कुछ रह गए हैं, ठीक है, कुछ ही रह गए हैं वैसे ऑनलाइन में। तो टू कोहेरेंट सोर्सेज, दो कोहेरेंट सोर्सेज है, हुज इंटेंसिटी रेशियो, उनकी जो इंटेंसिटी का रेशियो है 81:1 है। तो आप सवाल पढ़ के बताइए क्या दे रखा है? इंटेंसिटी रेशियो इंडिविजुअल सोर्सेज का, यानी I1 अपॉन I2 है ये I1 अपॉन I2 है। फिर उसके बाद क्या रखा है? इन दोनों ने मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द फ्रिंज सिस्टम। अब फ्रिंज सिस्टम में जो आपकी फ्रिंज बनी होंगी, तो उसमें कुछ जगह मैक्सिमा बना होगा, कुछ जगह मिनिमा बना होगा, उनका रेशियो आप बता दो यदि I1 I2 ये है तो। सिंपल। आइए इधर, हमें ये रेशियो निकालना है। इस रेशियो के लिए आपको ए बी के बारे में कुछ तो क्लू मिलेगा तभी आप कर पाओगे, लेकिन हमें ये दे रखा है तो थोड़ी सी बुद्धि घंटी बजनी चाहिए। तो देखिए, सिंस I1 अपॉन I2 कितना दे रखा है? 81/1। इस I1 अपॉन I2 को A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया सवाल, A अपॉन B 9:1 हो गया। फ्री फंड के सवाल है ये, खूब आए हैं, खूब। इंटरफेरेंस में कुछ नहीं मिलते, यही सवाल लौट करके आते रहते हैं। तो A अपॉन B 9:1 हो गया। तो अब तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। इसका मतलब अब निकाल देंगे, बताइए I मैक्सिमम। अच्छा इसका मतलब ये हुआ A इक्वल टू 9B। तो अब आ जाइए, जो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम है इक्वल टू I मैक्सिमम A प्लस बी। A प्लस बी, A की जगह क्या लिख दूं? 9B प्लस B, उस पर स्क्वायर है, अपॉन I मिनिमम A माइनस बी। A की वैल्यू 9B माइनस बी, स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए बेटा। 10B 8B स्क्वायर कट गया 5/4, 25/16। तो यानी स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा? स्क्रीन पर जहां जहां मैक्सिमम होगी वहां 25 यूनिट की लाइट पहुंचेगी, जहां मिनिमम होगा वहां 16। यानी स्क्रीन पर 16 25 16 25 16 25 16 25 के बीच में लाइट फ्लक्चुएट कर रही होगी। एक और चीज समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, इंटरफेरेंस को कभी भी आप ऐसे मत समझिएगा कि इंटरफेरेंस में जैसे यही वाला है कि आपको स्क्रीन पर 25 मिल रही होगी लाइट या 16। आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे समझिए कि स्क्रीन पर 25 वाट का बल्ब जल रहा है, कुछ जगह 16 वाट, 25 वाट 16 वाट, 25 वाट 16 वाट, नहीं। 25 से लेकर 16 तक सारी इंटेंसिटी मिलेंगी आपको। 16 से बढ़ते 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 16 17 18 19 20 21 22 25, फिर 25 से घटते घटते 24 यानी 24 23 22 21 ऐसे घटते घटते 16, ऐसी इंटेंसिटी। यानी इंटरफेरेंस पैटर्न में, सुन लेना ध्यान से, इंटरफेरेंस पैटर्न में आई मैक्सिमम तो मिलता ही है, आई मिनिमम मिलता है। इस वर्ड का मतलब यह है कि मैक्सिमम 25 से ज्यादा नहीं मिलेगी, मिनिमम 16 से कम नहीं मिलेगी, लेकिन 16 और 25 के बीच में सारी इंटेंसिटीज आपको मिलेंगी।
चलो और सीख जाओगे जैसे जैसे आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 अपने आप करना, ये मैंने थ्योरी के दौरान ही प्रूव करा दिया था। 96 देखिए, 96 वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज एट मिनिमा टू मैक्सिमा। इस बार उसने ध्यान से सुनना, मिनिमा वर्ड ऊपर बोला है, मिनिमा टू मैक्सिमा वो दे रखा है 9/25। ठीक है, ये दे रखा है। उसने पूछा है फिर विड्थ ऑफ द स्लिट क्या होगी, यानी ये देख के ये पूछ रहा है, वो ये दे दिया ये पूछ रहा है, तो ये भी इसी से निकलेगा। तो कुछ ए और बी की हिंट मिले, तो चलिए करते हैं। तो बताना आई मिनिमम को, आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम को ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ाया है, ए प्लस बी ऊपर है, ए माइनस बी नीचे है, लेकिन सवाल ने तो ए माइनस बी ऊपर बोला है ना मिनिमम, जैसे ऊपर कर देना। ठीक है, अब बताइए तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3/5। स्क्वायर रूट लोगे तो वैल्यू भी इजी है, स्क्वायर रूट भी कोई नकली नहीं पेल रहे। 5a माइनस 5b इक्वल टू 3a प्लस 3b। इसको इधर लाइए तो 2a इक्वल टू 8b, a इक्वल टू 4b, तो a अपॉन b इक्वल टू 4:1 आ गया। तो बताइए अब क्योंकि W1 अपॉन W2 विड्थ ऑफ द स्लिट का रेशियो a अपॉन b के स्क्वायर से निकल जाएगा, करने वाले कर भी गए, तो 4/1 यानी 16/1 इतनी, यानी एक विड्थ यदि 1 सेंटीमीटर खोली है तो दूसरी 16 सेंटीमीटर खोली गई होगी, ऐसे हुआ होगा। चलिए अब अलग वैरायटी के सवाल लेते हैं ना, इनका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब देखिए इसमें ये पहले मिटाई देता हूं है ना, अब मैं कौन से वाले सवाल कराने जा रहा हूं वो देखिए। अब एक फॉर्मूला और है हमारे पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जिसे आप खाली आई भी बोल सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई। जब दो सोर्सेस सुपर इंपोज करते हैं तो ये भी एक फॉर्मूला था ना, इंडिविजुअल इंटेंसिटी पहले की क्या है दूसरी क्या है, और सुपर इंपोज करते वक्त फेज डिफरेंस क्या है। अब कभी कभी सवाल में वो फेज डिफरेंस नहीं देता, पार्ट डिफरेंस दे देता है, तो कोई बात नहीं, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 इंटू 5 होता है। तो यहां से पार्ट डिफरेंस, वो सॉरी फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, जो मैं सवाल कराऊंगा उसमें फेज डिफरेंस सीधे सीधे देते तो आपके मजे हैं, लेकिन कभी कभी वो फेज डिफरेंस नहीं देते, वो कहते हैं नहीं वहां पर पार्ट डिफरेंस इतना है, तो कोई नहीं, पार्ट डिफरेंस डाल के फेज डिफरेंस निकाल लेना और फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, या फिर इसी फॉर्मूले को, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ही ऐसे सजा लो, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई। फाई की जगह ही ये पूरा फॉर्मूला चिपका दो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसे ही सजा लो। अब समझ जाओगे कब कौन सा यूज करना चाहिए ना। तो देखिए पहला है सवाल इस वाले फॉर्मूले का 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर इंटरफियरेंस बिटवीन टू सोर्सेस, दो सोर्सेस है, कंसीडर इंटरफियरेंस बिटवीन टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I एंड 4I। मतलब एक इंटेंसिटी I है और एक इंटेंसिटी 4I है, समझ गए लैंग्वेज से। ऑब्टेन इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, वहां पर इंटेंसिटी निकालनी है जहां पर सुपर इंपोज होते वक्त फेज डिफरेंस π/2 था, फेज डिफरेंस π/2। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, इसको यूज कर लेते हैं। तो बताना रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 कितनी दे रखी है I, प्लस I2 वो कितनी दे रखी है 4I, प्लस 2 I1I इंटू 4I, लेकिन इसने cos π/2 ना फेज डिफरेंस, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये पूरा टर्म खत्म, हटा सावन की घटा, केवल I प्लस 4I 5I बचा, कुछ था ही नहीं सवाल, एक नंबर के सवाल नहीं। लेकिन अब जो मैं सवाल करा रहा हूं सारे सवाल अच्छे, सारे अच्छे सवाल है जो इसी पे है। ये यहां पर आपको एक चीज एज्यूम करनी पड़ेगी, लेकिन उन सवालों में
वो क्या एज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे इस सवाल में इंडिविजुअल इंटेंसिटी दे रखी थी, तो यदि इंडिविजुअल इंटेंसिटी दे रखी हो, जो दे रखी हो वो यूज करेंगे, आप भी और मैं भी। लेकिन यदि किसी सवाल में इंडिविजुअल इंटेंसिटी दे नहीं रखी है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो मांग रहा है, तो फिर वहां आपको एक हक मिलेगा कि आप इंडिविजुअल इंटेंसिटी को सेम लेंगे। फिर आप जब दे ही नहीं रखी तो आप ये मानेंगे कि दोनों से एक जैसी इंटेंसिटी निकल रही है, एक जैसी इंटेंसिटी निकल रही है दोनों से, ध्यान रखना। फिर इसे भी आई मान लेंगे, इसे भी आई मान लेंगे। अभी जैसे सवाल करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 98 स्टार सवाल है, ध्यान रखना, स्टार 98 क्वेश्चन नंबर 98। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज at 2 points on the screen in YDS experiment when waves from two slits have path difference 0 and lambda by 4। सवाल समझेंगे, देखिए मैं समझाता हूं और कोशिश करता हूं बेटर। यदि सोर्स यहां पर है, जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर उन्हें पता है ना, यदि सोर्स यहां पर है तो ये सेंटर होगा इंटरफेरेंस का, यहीं पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा यहीं पर। ये वो पॉइंट है जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है, यही है वो पॉइंट बेटा, यही है वो पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है। इसके अलावा हर जगह कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि जो वेव ऐसे जाके ऐसे जाएगी, जो वेव ऐसे ऐसे जाएगी, यहां पर वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पाथ चलती है और वही सेंट्रल मैक्सिमा होता है, या यूं कहिए जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है वो ही सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ठीक, तो वो ये कह रहा है, एक तो ये पॉइंट हम आपको दे रहे हैं जहां पाथ डिफरेंस 0 है, इसका नाम मैंने ओ दे दिया। एक पॉइंट, हाँ, 0 मैक्सिमम, एक पॉइंट ये रहा पी, ये पी रैंडम पॉइंट, यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है। कितना है? हाँ, लैम्डा बाई 4। यानी स्क्रीन पे होंगे तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन उसने कहा आप इन दो पॉइंटों को चुनिए। इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस 0 है, इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है। तो यहां जो इंटेंसिटी पहुंची होगी रिजल्टेंट, और यहां जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पहुंची होगी, उनका रेशियो निकालिए। और सुन लीजिए कान खोल के, स्क्रीन पर सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा ही नहीं मिलते, मैक्सिमा मिनिमा के बीच में भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहां की इंटेंसिटी निकालेंगे दोनों, उनका रेशियो निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये रहा, एक्चुअली इसको यूज कर लेते हैं। अब इस सवाल में, इस सवाल की तरह इंडिविजुअल इंटेंसिटी नहीं दी, तो हमें ये हक मिलेगा, हमें और आपको, कि हम इंटेंसिटी सेम लेके आगे बढ़े। तो मान लेता हूं यहां से आई इंटेंसिटी जाएगी और यहां से भी आई ही इंटेंसिटी जाएगी। तो बताना, यदि ये फॉर्मूला, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, वही कंटिन्यू करते हैं ये, कि फिर हमें ये हक मिलेगा कि हम दोनों से पास होने वाली इंटेंसिटी सेम एज्यूम करें। यहां से आई, यहां से आई आ रही है आई, तो अब हम पहले यहां लगाते हैं, निकालते हैं। इमेजिन करो मुझे ये फॉर्मूला, देखो ये एट ओ पर यूज कर रहा हूं, एट ओ ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो देखिए आई की मतलब आई आर, या आई ओ लिख देता हूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, या आई आर ही लिख देता हूं। चलो ये कितना डालूंगा, आई, दूसरी वाली कितनी, आई +2 √I1 I2 cos 2 पाई बाई लैम्डा। अब आप समझ में आ गया होगा कि मैंने इसकी बजाय ये भी शेप क्यों दे दी। बताइए पार्ट, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को ओ पर यूज कर रहा हूं, और ओ पर आते आते पार्ट डिफरेंस 0 है, 0। तो जैसे ही cos 0, ये cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो बताना i + 2 √I, बताओ 4i आ रहा है ना, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई ऊपर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को नई कोडिंग, नहीं चल पॉइंट पी पे यूज करते हैं, एट पी देखते हैं वहां आई आर डैश। अब डैश क्यों करना पड़ा, क्योंकि अब पता नहीं अब क्या आएगा वहां पे इंटेंसिटी। यहां से तो वही देखो, लाइट तो सबके लिए वही सेम चली, I1 भी आई है, I2 भी आई है, +2 √I1 I2 cos 2 पाई बाई लैम्डा। मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, I +2 I cos 2 पाई बाई लैम्डा। लेकिन अब पार्ट डिफरेंस कितना है वहां पर, पॉइंट पी पर, लैम्डा बाई 4। तो देखिए बेटा, I + I 2i, 2i cos पाई बाई 2 रह गया ये, क्योंकि लैम्डा 2 cos पाई बाई 2 0। हम तो डूबेंगे, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया 2i। तो देख सकते हो पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पहुंची है ना, पॉइंट पी पे वो इतनी पहुंच रही है। यहां पे 4i, यहां 2i। अच्छा एक और चीज बता दूं,
क्योंकि मैंने यहाँ हमने और आपने ये एज्यूम किया है कि सेम इंटेंसिटी जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम इंटेंसिटी 0 मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है ना, ये 0 वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी 0 पहुंचेगी। सोचो 0 ही आएगी, निकाल के रख दो, मिनिमम से मिनिमम cos फाई की वैल्यू -1 रखोगे ना, या -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -0 हो जाएगी। तो रेशियो कितना हुआ बताना, IR/IR डैश का रेशियो हो गया 4i/2i, यानी 2:1। ऐसा ही एक सवाल एनसीईआरटी का है। अभी मैं शीट पे आऊंगा, शीट का अगला सवाल और अच्छा है और शानदार है, लेकिन आपका एक बार फिर एनसीईआरटी पे आते हैं और एक्सरसाइज का 10.5 करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हूं, ठीक है, और फिर से लगाएंगे इस सवाल को, दोबारा करेंगे। अब एनसीईआरटी का ये सवाल है 10.5, एक्सरसाइज का 10.5 क्वेश्चन है। देखिए वो कह रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यहां से जो लाइट यूज करेंगे वो वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। इस लाइन को पढ़िए 2 बार 3 बार, समझ में ये आएगा कि स्क्रीन का वो पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है, स्क्रीन का वो पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है, वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी के यूनिट पहुंची है, वहां के यूनिट पहुंची है। सवाल पढ़िए इस लाइन को, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, और आपको ये दिमाग में रख लीजिए, स्क्रीन पर I1 I2 नहीं पहुंचती रिजल्टेंट ये स्क्रीन पर। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। तो अब कोई पॉइंट Q है, वहां पाथ डिफरेंस λ/3 है। अब ये पाथ डिफरेंस λ/3 है, तो ये 0 नहीं है, तो ये वाला पॉइंट नहीं है ना। पिछली बार ये पॉइंट और ये पॉइंट था, अब ये और ये, और पाथ डिफरेंस λ/3 है, यानी 0 से बड़ा है और इस लैम्डा से छोटा है, तो इसलिए वो पॉइंट यहां रखा है मैंने। तो आपको यहां IR डैश निकालना। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं ताकि करने वाले करें इस सवाल को। चलिए कंटिन्यू। देखिए अब सवाल बस ये है कि अब हमें, अच्छा इसको थोड़ी देर मिटा देता हूं ताकि आपका दिमाग यहां ना जाए, क्योंकि उसने एक इस पॉइंट और एक इस पॉइंट, इसमें इस पॉइंट की इंटेंसिटी दे रखी है, तो इसकी आप निकालिए, ठीक है। तो चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले इसी फॉर्मूले को उठाते हैं, क्योंकि इसमें भी इंडिविजुअल इंटेंसिटी नहीं दे रखी, तो आप सेम लीजिए कि माना ये आई है, ये आई है। तो अब सबसे पहले फॉर्मूला में लगा रहा हूं एट P पर, P पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो IR इक्वल टू I1 कितना रखूं, I, दूसरी वाली इंटेंसिटी I, 2 √I1 I2 cos 2 पाई बाई लैम्डा, और पार्ट डिफरेंस कितना है, कहां गया पार्ट डिफरेंस, लैम्डा, क्योंकि पॉइंट P पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है ना। और सुनिए, हम क्योंकि पॉइंट P पे लगा रहे हैं, वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें पता है K है, उसे हटा के K लिख दिया मैंने। तो सॉल्व करिए, K I + I 2I, ये भी 2I हो गया, लैम्डा लैम्डा कट गया, cos 2 पाई की वैल्यू +1, तो इसका मतलब वहां 4I इंटेंसिटी पहुंच रही है पॉइंट P पे, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट P की कहानी। अब इसी फॉर्मूले को एट Q पर अप्लाई करते हैं। अब हमें Q पे निकालनी है ना, तो IR डैश, भगवान जाने वहां कितनी इंटेंसिटी पहुंचेगी, वी डोंट नो, पर सुपर इंपोजिंग वेव वही है, वही I, वही I1 I2, लेकिन बस सुपर इंपोज करते वक्त फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस वहां अलग हो गया। इस पार्ट डिफरेंस को क्या डालू मैं, इस पॉइंट Q पे पार्ट डिफरेंस λ/3 है, तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई/3 120 होता है, cos 120 की वैल्यू -1/2, यहां मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, I + I 2I, ये भी 2I, और वो cos 120 है, ये -1/2 है, 2 से 2 कट गया, सिर्फ I बच रहा है। अब अपना आंसर K के टर्म में हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल, यदि K की वैल्यू 4I है, तो 4 भाई I है ना ये आंसर, तो 4 × 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये जो I था 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये 4I की वैल्यू K है, तो K/4 होगी। और भी तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हो इसको,
तो यदि यहाँ इंटेंसिटी के यूनिट पहुंची है तो उसकी 1/4 यहां पहुंच रही है। अब एक बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, और सिर्फ 2-2.5 मिनट दूंगा उसे करने के लिए, है ना, ज्यादा देर नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 99 करिए, करिए, स्टार्ट करिए, जब तक मैं अपना सेटलमेंट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 99 करिए, पढ़िए, खुद से करिए, मतलब डिकोड भी खुद ही को करने। टाइम सिंपली वेस्ट हो रहा है, यहां अटक गए ना थोड़ा सा। देखिए सवाल क्या है, मैं पढ़ देता हूं। वो कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन वाइडियस एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। यानी ये यदि पॉइंट ओ है तो इस पॉइंट पर बताइए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, पहले ये बताइए आप। सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना होता है, रटा होना चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस होता है 0। यहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पहुंची है उसे आई नॉट पुकारा गया है, जैसा सवाल बोल रहे हैं। देखो लाइन पढ़ रहा हूं, द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन वाइडियस एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। फिर एक पॉइंट पी दे रखा है स्क्रीन पर, यहां ये रहा पॉइंट पी, और उसने बोला है कि ये जो ओपी, इस ओपी की डिस्टेंस ना वाई दे रखी है, ये डिस्टेंस वाई दे रखी है, ये वाई, ठीक है, ये डिस्टेंस वाई। वो कह रहा है इफ ओपी इक्वल्स टू ओपी यानी वाई इक्वल्स टू, है ना, ओपी इक्वल्स टू यानी वाई इक्वल टू, इफ ओपी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ, 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ है। 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ का मतलब समझ रहे हो, यानी वो मैक्सिमा के सेंटर पर नहीं है, वो पॉइंट समवेयर एल्स है। तो वो कह रहा है यदि पॉइंट पी जो कि सेंटर से वाई दूरी पर है और वाई 1/3 ऑफ बीटा हो, तो साबित करिए पॉइंट पी पे इंटेंसिटी। आप ऐसे समझो हमें निकालनी है, ऐसे समझो, साबित नहीं करनी, तो उसमें तो प्रूव करने के लिए बोला है, पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो यार इस सवाल में हमें यदि पार्ट डिफरेंस पता चल जाता तो ये सवाल पहले की तरह हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ मुझे, बताइए। यदि मैं इसमें आपको पार्ट डिफरेंस निकाल के मदद कर दूं फिर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं? फिर तो हो जाएगा ना, यदि मैं यहां आपको पार्ट डिफरेंस निकाल के दे दूं तो इस पॉइंट का। ठीक है, अभी निकाल के देता हूं। पहले तो y बराबर बीटा/3 है, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा d/d होता है, बीटा ये तो होता ही है। अब एक फॉर्मूला बेचारा कोने में जिसको अभी तक यूज नहीं किया, उसमें जंग लग गई होगी, वो है जब आपने पढ़ा होगा, याद दिलाता हूं, एक वेव यूं गई ऐसे और एक यूं गई, याद आ जाएगा। तो यहां से जाने वाली और यहां से जाने वाली का जो पाथ डिफरेंस था, याद करो, जो बीपी माइनस एपी निकाला था, XD/D निकाला था या नहीं? कुछ याद आया? जब हम फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन कर रहे थे, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन कर रहे थे, तो इस पाथ डिफरेंस में से, वो इस पाथ में से जब हमने ये वाला पाथ घटाया था तो वो ये आया था। बस जिसे हमने एक्स में पढ़ा है वो इस सवाल में वाई है, तो यहां वाई कर दीजिए। अब आप बताइए पाथ डिफरेंस निकालने के लिए यदि तो वाई पता चल गया तो देखिए, सो देयरफॉर एट पी पाथ डिफरेंस, पॉइंट पी पर जो पाथ डिफरेंस होगा वाई d/d, और वाई की वैल्यू कितनी है, ये 1/3 लैम्डा d/d, ये वाई की वैल्यू रख दी, d/d लैम्डा/3, यानी पॉइंट पी का पाथ डिफरेंस λ/3 है। अब कितने लोगों को लगता है अब कर जाएंगे? सिर्फ मैं बताऊं, सबको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला बेचारा हिट दिमाग में हिट नहीं किया होगा, बस ये हिट होता ही नहीं क्योंकि जंग लग गई, क्योंकि अभी तक इसका एक भी सवाल हुआ तो है नहीं, अब हुआ है, बेचारा कोने में पड़ा था। अब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब कर लीजिएगा। अब भी नहीं हो रहा तो मेरा भी कराना व्यर्थ है, मेरा भी कराना व्यर्थ है, मेरे को जो हिंट देनी थी वो दे दी। आइए अब कुछ कंसेप्चुअल सीरीज लेते हैं, ये तो थे न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हुए थे, है ना। ठीक, एक बढ़िया कंसेप्ट बताता हूं पहले में, ठीक है, वो न्यूमेरिकल यदि याद हो जाए तो देखिए, मैंने कहा था ना अभी ये क्वेश्चन की, इसका जवाब मैं दूंगा, आज ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सेकंड था कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बजाय यदि हम व्हाइट लाइट ले लें, है ना, तो क्या होगा। तो देखिए बेटा, यदि मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट ले लें तो क्या चुल्लू हो जाती है। मोनोक्रोमेटिक की जगह यदि हम व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या चुल्लू हो जाती है। जैसे व्हाइट लाइट में ना 7 कलर होते हैं,
व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, और सातों कलर, सुनिए, विवग्योर, जो विवग्योर है, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ, इसकी सबसे हाईएस्ट होती है, इसकी लोएस्ट होती है ना। तो पता है सातों कलर अपना अपना इंटरफेरेंस बिछाएंगे, सातों कलर, रेड कहेगा मैं भी अपना इंटरफेरेंस बिछाऊंगा, ऑरेंज कहेगा मैं भी बिछाऊंगा, ये लो, तो सातों कलर के इंटरफेरेंस उसी स्क्रीन पे आने लग जाएंगे। अब जिन्होंने मेरा वो वीडियो देखा था, मैंने प्योर, मतलब मैंने रेड कलर की लाइट यूज करी थी, तो रेड डार्क बनना था। अब यदि वहां पर रेड कलर ना होके मतलब व्हाइट लाइट हो, तो सभी कलर अपना इंटरफेरेंस बिछाएंगे, और सबके लिए एक, देखिए एक चीज देखेंगे, मैंने यहां व्हाइट लाइट रख दी। अब व्हाइट लाइट यदि जा रही है यू, तो अब सेंटर पे क्या बना, मैक्सिमा ना। अब रेड कलर जो उसमें शामिल होगा वो, उसका भी पाथ डिफरेंस 0 है, तो रेड भी अपना मैक्सिमा बनाएगा। जो ऑरेंज कलर है वो भी इसी रास्ते से जा रहा है, तो ऑरेंज का भी पाथ डिफरेंस 0 है, तो सेंटर पर ऑरेंज भी बनेगा। इन शॉर्ट येलो का भी वही, तो सभी के इंटरफेरेंस चलेंगे, बनेंगे, और सभी सेंटर पर अपना मैक्सिमा बनाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी, इमेजिन करो ये स्क्रीन ऐसे रख दी मैंने, ये स्क्रीन है, अब रेड भी अपना इंटरफेरेंस बिछाएगा, कैसे, रेड डार्क है ना। तो इमेजिन करो, अब इनमें हमारा बीटा, अच्छा एक और चीज, एंड बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी होता है, कैपिटल डी स्मॉल डी, चलो सभी कलर के लिए सेम है, लेकिन बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। समझना बेटा, एक बहुत बढ़िया सवाल तभी कर पाओगे जब इस कॉन्सेप्ट को समझोगे। यानी हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते, जैसे मैंने व्हाइट लाइट यूज करी, तो डी सभी कलर के लिए सेम है, कैपिटल डी वो सब कलर के लिए सेम है, लेकिन वेवलेंथ तो सबकी अलग अलग है। तो बावजूद उसके की सारी चीजें सेम ली, लेकिन वेवलेंथ तो भगवान ने अलग अलग दी है, सबकी विड्थ अलग बनेगी। एक बार रेड को देखिए, सेंटर माना ये सेंटर है, थोड़ा मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं, सेंटर पर रेड बनेगा, देखिए ये रेड, इसी को रेड मान लेना है ना पूरा, थोड़ी देर। फिर जितना रेड बना है, जितने एरिया पे रेड बना है उतना खाली छोड़ के फिर अगला रेड बनेगा, क्योंकि हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में एक चीज तो समझ ली ना, जितना बीटा ब्राइट होता है विड्थ में उतना डार्क होता है, फिर ऐसे ही उधर बनेगा ये। होपफुली कि आप ये समझ, ऐसे ही इधर बनना होगा, ठीक है। ये तो मैंने बनाया रेड। अब अगला करेंगे ऑरेंज, ये देखिए ये ऑरेंज कलर ले रहा हूं। अब क्या होगा, ये ऑरेंज कलर है ना, अब ऑरेंज भी सेंटर से अपना पैटर्न बिछाएगा, सेंटर से चालू करेगा, लेकिन ऑरेंज आ रहा है यहां पे, तो डी से में लैम्डा अलग है, तो ऑरेंज की विड्थ थोड़ी अलग होगी ना। तो देखिए अब यदि ये सेंटर है, तो गौर से देखिएगा भसड़ क्या होगी, ऑरेंज बनेगा तो सही सेंटर पे, लेकिन उसकी विड्थ इतनी होगी। थोड़ा दिख पा रहा है भसड़ में या नहीं, ये बताइए। बनेगा वो सेंटर से ही, सभी सेंटर से स्टार्ट होते हैं बनने, लेकिन उसकी विड्थ थोड़ी छोटी बनेगी रेड से। दिख रहा है कैमरे में दिख रहा है, अभी तो मैंने सिर्फ दूसरा कलर यूज किया है ना। अब रुक जाओ, अभी तो कलेस क्या होगी, अब अगला ऑरेंज कहां बनेगा, ऑरेंज अपने इंटरफेरेंस रूल्स को फॉलो करेगा। मेरी जितनी मोटी ब्राइट बनी है मैं उतनी ही डार्क छोड़ूंगा, यानी मेरी उंगलियां देख पा रहे हो, जितना ये ब्राइट बनेगा उतना डार्क छोड़ के यहां पे अगला ऑरेंज बनेगा। देखना ये भसड़ समझ में आई या नहीं आई, ये भसड़ समझने की कोशिश करो पहले। अगला ऑरेंज वो अपने इंटरफेरेंस रूल्स को ओबे करेगा ना, कि मेरा ऑरेंज डार्क ऑरेंज। फिर नेक्स्ट कलर कौन सा है, नेक्स्ट कलर है येलो है मेरे पे, हाँ है, ये रहा येलो। अब येलो कलर यहां बनेगा, वो थोड़ा पतला बनेगा ऐसे, ये येलो। अब अगला येलो बनेगा यू। अब आप बताइए, फिर अगला येलो उतनी विड्थ को छोड़ेगा, ये बनेगा अगला येलो। तो अब इन शॉर्ट आप समझ गए, क्या समझे, कि व्हाइट लाइट यूज करोगे तो सातों कलर अपना अपना इंटरफेरेंस सजाएंगे, सब सेंटर से स्टार्ट करेंगे, दिखने में सुंदर लगेगा, नो डाउट सेटिस्फाइड लगेगा, लेकिन इसे अच्छा इंटरफेरेंस नहीं मानते। इसे अच्छा इंटरफेरेंस क्यों नहीं मानते,
ना तो आपको ये प्रॉपर चला पा रहा कि रेड कहां खत्म हुआ कहां शुरू हुआ। और मैंने तो अभी यहीं पे थक के यहीं बना दिया, वो तो पूरी स्क्रीन बिछ जाएगी ना, पूरी स्क्रीन बिछ जाएगी। इसे अच्छा इंटरफेरेंस नहीं मानते, लेकिन दिखने में सुंदर लगे लेकिन अच्छा नहीं मानते, क्योंकि यहां ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा हो गई, किसी भी स्पेसिफिक कलर का ढंग से नहीं दिखेगा। अच्छा मुझे एक और चीज बुद्धि लगा के बताइए, ये तो चलो शायद समझ में आ गई होगी, मैंने तो अभी 3 ही कलर दिखाए थे। सेंटर पर एग्जैक्टली क्या बनेगा ये बताइए, सेंटर पर एग्जैक्टली क्या बनेगा, एग्जैक्ट सेंटर पे सोच के बताइए, समझ के बताइए जी। मैं भी तो देखूं आप लोग अपना दिमाग चला रहे हैं नहीं, मैं समझा रहा हूं आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, आप अपनी बुद्धि। सेंटर पर एग्जैक्टली कन्हैया ने कहा रेड बनेगा, और कोई, निकुंज ने भी कहा रेड बनेगा सेंटर पे, बिल्कुल है ना। चलिए और बोलो, ब्राइट रेड बनेगा। केवल हर्ष ने सही आंसर दिया, हर्ष ने सही आंसर दिया, इसलिए उस आंसर को मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। हर्ष एक और क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी भी तो सोचिए यार। चलिए मैं मदद करता हूं यार, आप लोग अभी थोड़ा, मुझे कभी कभी लगता है मेरी मेहनत को जस्टिफाई नहीं करते तुम लोग। हाँ कृष्णा ने सही आंसर दिया, अब कृष्णा ने सही पकड़ लिया, निकुंज अभी भी गलत है। व्हाइट कलर दिखेगा सेंटर पे, उसका रीजन ये है, यही रेड, मान लो देखो ये रेड, मैं थोड़ा मोटा बना देता हूं, सेंटर पे इतना मोटा रेड बनेगा, ठीक है, इतना मोटा, मान लो ये रेड बन गया सेंटर पे। फिर कौन सा कलर है, ऑरेंज, वो थोड़ा कम पतला बनेगा, इससे पतला, ये ऑरेंज इतना मोटा है ना, इतने पे यानी इतने हिस्से पे रेड और ऑरेंज ओवरलैप हो गए। इसके पीछे क्या था, इसके पीछे रेड था, उसके ऊपर ऑरेंज भी आ गया। फिर एक और, अब इसके बाद आएगा येलो, येलो इतना मोटा बन जाएगा, इतना मोटा येलो बन जाएगा, ठीक है। अब यहां तक आते आते 3 कलर ओवरलैप हो गए। फिर एक ग्रीन आएगा, इसके बाद ग्रीन कलर की थिकनेस थोड़ी कम होगी, इतनी, यार अब तो समझ जाओ कि सभी बनवा के मानोगे। फिर ब्लू आएगा, इंडिगो, तो आते आते सपोज करो सबसे छोटा ये, तो ये है वॉयलेट, ये। अब बताइए इतनी थिकनेस तक सारे कलर ओवरलैप हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, इस वाली स्ट्रिप पर सारे कलर ओवरलैप हो चुके हैं कि नहीं। तो ये मिलेगा हमको सेंटर पर व्हाइट। और यदि मैं मान लूंगा, आपने झूठ मूठ को हाँ नहीं करी है, इस व्हाइट की विड्थ कितनी होगी बताइए, इस व्हाइट की विड्थ कितनी होगी, इस वाले व्हाइट की विड्थ कितनी होगी, जो सेंटर पे व्हाइट स्ट्रिप बन गई है, इस वाले व्हाइट की विड्थ। तभी मुझे लगेगा कि आप समझ रहे हो। विबग्योर नेग्लिजिबल, वाह क्या आंसर आ रहा है, के बराबर, विबग्योर के बराबर होगी। अच्छा व्हाइट की विड्थ, अरे यार निराश करते हो, जस्टिफाई नहीं करते हो। दिव्यांश ने सही आंसर दिया, वैभव ने सही आंसर दिया, हर्षदा ने सही आंसर दिया, वेरी गुड हर्षदा, ठीक। वॉयलेट की विड्थ के बराबर होगी, विड्थ ऑफ व्हाइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ वॉयलेट होगी। मैं यार ये चीज फील ही करके समझ सकते हो यार, ये जो वॉयलेट था सबसे लास्ट में बीच में, ये वो विड्थ है जहां पर सारे 7 कलर ओवरलैप हैं, सारे कलर ओवरलैप है कि नहीं 7 कलर, तो व्हाइट उतनी ही तो दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट ब्राइट कहां बनेगा भगवान जाने, क्योंकि इनकी विड्थ सेम नहीं है ना। अब अगला वॉयलेट यहीं से बनना चालू हो जाएगा, देखिए, तो यदि वॉयलेट कलर दिख पा रहा हो तो अगला वॉयलेट उतनी विड्थ छोड़ के यहां बनना चालू हो जाएगा, फिर इतनी भी वॉयलेट बनना चालू हो जाएगा, तो अगला कहां बनेगा वो भगवान जाने, वो बात की बात है। तो ये भसड़ मिलेगी। होप यू अंडरस्टैंड। दिखने में सुंदर लगेगा लेकिन अच्छा इंटरफेरेंस नहीं मानते। अच्छा एक मिनट, मैं आपको बताता हूं कि जैसे जब सड़क पे हल्का सा गड्ढा हो जाए और थोड़ी सी बारिश आ जाए तो हल्का फुल्का पानी रुक जाए वहां, और फिर उस गड्ढे के ऊपर से कोई ट्रैक्टर निकल के जाए और उसका डीजल फीजल थोड़ा तेल फैल जाए, तो आपने देखा है एक कलर्ड पपड़ी सी दिखती है, देखा या नहीं देखा। यदि उस पानी के ऊपर से तेल निकल जाए, डीजल फीजल गिर जाए, तो आपको रेनबो जैसी स्ट्रिप दिखती है नहीं दिखती, पहले ये बताता हूं तो मैं कोशिश करूं। पानी के ऊपर यदि तेल बिखर जाता है, देखा है ना, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं क्यों दिखती है वो, उसका कभी एग्जाम में नहीं आया लेकिन आप थोड़ा सा मजबूती से समझिए, कभी कभी ही दिखता है। नहीं देखा कभी, चलिए जिन्होंने नहीं देखा उनको रहने दो, लेकिन जिन्होंने देखा है, सपोज करो ये पानी है और ये तेल फैल गया, ये तेल। अब इसको थोड़ा जूम करके इसको मोटा करके दिखा रहा हूं,
मैंने इस टेल की पपड़ी को थोड़ा जूम कर दिया। अब ये लाइट आई, सपोज करो यूं, इस टेल में पड़ी, अब इसका एक कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, एक कंपोनेंट इस टेल के अंदर जाएगा, हल्का सा रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये बाहर भी निकलेगा। लेकिन जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता था, लेकिन एक और कहानी, ये जो यहां पे आया है ये रिफ्लेक्ट भी तो होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्ट यहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा और फिर ये रिफ्लेक्ट भी होगा। अब सुनिए, यानी ये दोनों जो कंपोनेंट है ये कोहेरेंट सोर्सेज है, क्योंकि एक ही सोर्स से जनरेट हुई है दोनों, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी सोर्स में से एक ये रिफ्लेक्ट हुआ, एक नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ। इमेजिन करो मैं इसे वेव नेचर में बनाऊं, ऐसी ये वेव, ऐसी इसको बनाऊं, तो इंटरफेरेंस है कि नहीं? अब आंखों पर इंटरफेरेंस पहुंचता है, क्योंकि जब दो कोहेरेंट सोर्स सुपर इम्पोज करेंगी तो हमारी आंखों पर, स्क्रीन पर, रेटिना जो की है, वहां पर व्हाइट कलर का इंटरफेरेंस हो रहा है, और व्हाइट कलर का इंटरफेरेंस ऐसा दिखता है, कलर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ये रीजन होता है। सेम सीडी देखिए, सीडी जब उसको यूं करते हो कलर दिखती है कि नहीं दिखती? कलर क्यों दिखती है? कलर सेम रीजन। हालांकि उसमें हम वर्ड डिफ्रैक्शन यूज करते हैं, वो मैं बता दूंगा जब आएगा। फिलहाल एक बढ़िया सवाल करते हैं। देखिए, एक सवाल है हमारे एनसीईआरटी में, वो है क्वेश्चन नंबर 10.6। इस 10.6 के बी पार्ट को करने के लिए, एक्चुअली कोई भी पार्ट को हम नहीं कर सकते क्योंकि डाटा सफिशिएंट नहीं है। कौन सा? एक्सरसाइज का 10.6 करने को। व्हाइट कभी सेंटर पर ही मिलेगा ना? अभी रुक जाओ, अभी इसका जवाब शायद अगले क्वेश्चन से मिल जाए। जो 10.6 है एक्सरसाइज का, उसका जवाब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उस जवाब को देने के लिए कैपिटल डी और स्मॉल डी हमें देने चाहिए थे, वो उसने नहीं दिए। तो जब आप रिफ्रेशर वगैरह में देखोगे तो उन्होंने कैपिटल डी और स्मॉल डी, और ये चेक करिएगा यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आज ही करिएगा, रिफ्रेशर में इसका सॉल्यूशन कैसे दे रखा है, क्योंकि उन्होंने कैपिटल डी और स्मॉल डी अपनी मर्जी से एडजस्ट करके ले लिए। तो ये सवाल अपने आप में इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने इसके बदले शीट में एक सवाल लिख दिया है, जिससे कि हमारे सवाल से अच्छा सवाल है वो इसलिए 92, वो उसी सवाल की भरपाई कर देगा। मतलब एनसीईआरटी का जो अभी एक्सरसाइज का जो मैंने बोला, जो उसने कैपिटल डी और स्मॉल डी के डाटा नहीं दिए, तो वो हो भी नहीं सकता, लेकिन उस सवाल की भरपाई 92 कर देगा। देखिए सवाल, और अच्छा सवाल है। इस सवाल को जो कर रहा है, इसका मतलब उसका बुद्धि का विकास तो ठीक हो चुका है। सवाल है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ, मतलब व्हाइट लाइट यूज कर रहे हो तो 7 कलर का रायता फैलेगा, लेकिन अब 2 कलर यूज कर रहे हैं तो 2 कलर का रायता फैलेगा, साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं। इससे पहले सवाल क्या था कि ये वाली सोर्स डाली, हटा के दूसरी लगा दी, लेकिन अब दोनों सोर्स लगा रहे हैं एक साथ, तो दोनों सोर्सों के कलर फैलेंगे सामने। तो अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ, यानी वो लाइट ही बनी हुई है दो लाइट से। एक वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, और एक वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, ठीक है। इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाइडियस एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड। दूसरी वेवलेंथ एक बार यहां लिख देता हूं, वो कितनी दे रखी है? 600 नैनोमीटर, ठीक है, ये दे रखा है हमको 2। अब कैपिटल डी और स्मॉल डी तो दोनों के लिए सेम होंगे। कैपिटल डी दे रखा है हमको 1.4 मीटर, और स्मॉल डी दे रखा है हमको 0.28 mm, ये हमको दे रखा है। कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस, ये मीटिंग की वार्निंग आ रही है, तीसरी मीटिंग आना है आपको, आना है तीसरी मीटिंग, थोड़ी देरी लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक। हाँ, कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कोइंसाइड। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन पहले, है ना। देखिए, थैंक गॉड इसमें 2 ही कलर हैं। एक काम करते हैं, ये ज्यादा वेवलेंथ है, थोड़ी देर के लिए इसको ना मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और ये है कम तो मैं इसको वॉयलेट ले लेता हूं, है ना, इसको वॉयलेट कलर से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये वॉयलेट की वेवलेंथ है, इसको मत सोचना कि ये रेड की वेवलेंथ है, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब स्क्रीन पे क्या होगा, सब लोग देखिएगा, ये स्क्रीन है। अब स्क्रीन पर इन दोनों कलर के इंटरफेरेंस फैलेंगे ना, दोनों कलर के इंटरफेरेंस। ये सेंटर है, सेंटर पर सब मैक्सिमम बनाते हैं,
इसका लैम्डा बड़ा है, एक मिनट और यहां मदद कर देता हूं, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन डी, होता है ना, जिसका लैम्डा बड़ा उसका बीटा बड़ा। तो ये 800 या 600 है, तो सेंटर पर रेड की विड्थ थोड़ी बड़ी बनेगी, ये सेंटर है मान लो, ये रेड मैंने थोड़ा जानबूझ के मोटा बनाया ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं। ये क्या बनना है मैंने, रेड। अब अगला रेड कहां बनेगा, जितना उसने ब्राइट बनाया उतनी डार्क छोड़ के अगला रेड बना दीजिए। अगला रेड कहां बनेगा, जितना उसने छोड़ा है, ये एक और। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताओ। इसके इधर ये सेंटर है, इसके इधर मैं नहीं बना रहा हूं, केवल एक साइड बना रहा हूं, यानी ये कलर अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बिछाएगा इधर भी, पर हमें सवाल समझना है, अब सजाना थोड़ी नहीं। अब क्योंकि ये लाइट भी उसी समय उसी सोर्स से निकल के आ रही है तो वो भी बिछाएगी। अब क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी है तो इसका बीटा थोड़ा छोटा बनेगा, पतला। अब इधर देखिए, ये मैंने पतला बना दिया, ये इसको बोलते हैं कॉन्साइड। पहली बार सेंटर पे कॉन्साइड करेंगे ही करेंगे दोनों, इतनी विड्थ पे कॉन्साइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे ट्रू और फॉल्स बताना, क्या अगला वॉलेट कलर मुझे यहां बनाना चाहिए सेंटर पे, ये बताइए। यहां बनाना चाहिए अगला वॉलेट, अगला जस्ट वॉलेट, जैसे जीरो ब्राइट फर्स्ट ब्राइट, नहीं ना, नहीं बनाना चाहिए। कहां बनाना चाहिए, जितनी उसकी ब्राइट की थिकनेस है उतना डार्क छोड़ दीजिए, अगला ब्राइट ऐसे बनेगा। मानते हो या नहीं मानते हो, अगला ब्राइट इसका ऐसे बनेगा। पहले ये बताइए, ये समझ में आई नहीं आई बसर, आई ना बसर समझ में, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक। बसर तो होनी है, सवाल अच्छा है तो बेटा थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मे भी पॉसिबल सबको समझ में नहीं आ पाए, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। ये सेंटर है, ध्यान रखना, ये सेंटर है ओ, ये वाला पॉइंट ओ सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल पे वो कॉन्साइड करेंगे, ये गारंटी है। ये बताओ, ये गारंटी है कि नहीं, सेंटर पे कॉन्साइड करेंगे कि नहीं, है ना, ठीक। अब वो कह रहा है सवाल, अगली बार ये दर्शन कब देखने को मिलेंगे, माना डॉट 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 डॉट, वो ये कह रहा है अगली बार ऐसी स्थिति कब मिलेगी, कैसी वाली, ऐसी वाली, जब दोनों के सेंटर फिर से कॉन्साइड कर रहे होंगे। ये मतलब समझने की कोशिश करो कौन सा है, यानी ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, ये कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस वेयर द टू फ्रिंजेस कॉन्साइड अगेन। और ये आधा पद्धा कॉन्साइड नहीं माना जाता, बिल्कुल सेंटर से सेंटर कॉन्साइड करे तब। क्वेश्चन समझ में आ गया है, नहीं आ गया? हाँ, कुछ एलसीएम टाइप का है ना, कुछ हाँ, क्वेश्चन समझना जरूरी है। वो कह रहा है कि अगली बार, अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक वर्ड ऐड करना है। उसने बोला है कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कॉन्साइड, इतना है बस। एक वर्ड और जोड़िए, कॉन्साइड अगेन। नहीं तो बच्चे तो कंजड़े आंसर लिख देंगे कि सर x इक्वल टू 0 पे कॉन्साइड कर रहे हैं। सर आपने पूछा था लीस्ट डिस्टेंस, तो सर x इक्वल टू 0 पे दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, हमारा आंसर सही है। इसलिए वो अगेन वर्ड डालना जरूरी है कि दोबारा कब कॉन्साइड करेंगे। और लीस्ट डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके हो सकता है इसके बाद भी परिस्थितियां बने, ये भी तो हो सकता है ना इसके बाद नेक्स्ट परिस्थितियां बने फिर कभी कॉन्साइड करें, तो अगली बार कब मिलेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमें ये नहीं पता कि वॉयलेट का ये कौन सा नंबर है और रेड का ये कौन सा नंबर है, ये नहीं पता। पहली बार 0 कॉन्साइड कर रही, लेकिन दोनों के, अच्छा ये बताइए, देख के बताना, क्या दोनों के पहले पहले ब्राइट कॉन्साइड कर रहे हैं क्या दोनों के पहले पहले ब्राइट कॉन्साइड कर रहे हैं क्या? रेड का पहला और वॉयलेट का पहला, रेड का पहला ब्राइट और वॉयलेट का पहला ब्राइट क्या कॉन्साइड कर रहे हैं? बताइए। 0 वाले कॉन्साइड कर रहे हैं, 0 ब्राइट दोनों के कॉन्साइड करेंगे। मुझे लग रहा है सरेंडर कर गए आप, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये लास्ट सवाल है, अच्छा चलो इसे तो करा लेने दो। दिव्यांश ने कहा हाँ, मुझे लग रहा है बैटरी डिस्चार्ज हो गई आप लोगों की। अरे देख बेटा, पहला ये 0 तो कॉन्साइड कर गया, लेकिन पहला कहां कॉन्साइड कर रहा है, कहां कर रहा है कॉन्साइड? क्वेश्चन था क्या था, मतलब क्वेश्चन मेरा ये था, लो क्वेश्चन बताया, देखो अच्छे अच्छे बच्चों की बैटरी बोल गई। मैंने ये बोला कि इनका 0 कॉन्साइड कर रहा है, रेड का 0 वॉयलेट का 0 कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, कर रहे हैं ना।
क्या इन दोनों के पहले पहले मतलब फर्स्ट ब्राइट कोइंसाइड करेंगे? नहीं कर रहे, फिगर में भी तो दिख रहा है। अब ये नहीं पता कि कौन कौन से नंबर, तो देखना, लेट एन वंथ ब्राइट ऑफ लैम्डा वन एंड टू ब्राइट ऑफ लैम्डा टू कोइंसाइड ईच अदर। ये हमने लेट कर लिया। ये नंबरिंग समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वॉलेट का कौन सा नंबर है और रेड का कौन सा नंबर है, तो मैंने अपनी मर्जी से लेट कर दिया। माना कि लैम्डा वन की एन वंथ ब्राइट और लैम्डा टू की एन टू ब्राइट कोइंसाइड कर रही है। अब आपको ध्यान है, एक्स एनथ ब्राइट का एक फॉर्मूला होता है एन लैम्डा डी अपॉन डी। एक्स एनथ ब्राइट का ये होता है ना फॉर्मूला। तो इसका मतलब जब ये कोइंसाइड कर गए तो ये जो एक्स है, ये जो मैंने एक्स लिखा है, ये एक्स एन वन ब्राइट ऑफ लैम्डा वन भी है बोलो, और ये एक्स एन टू ब्राइट ऑफ लैम्डा टू भी है। यहां रुकिए, क्योंकि मेन चीज ये है बस सवाल, बाकी तो आसान है। ये जो एक्स है, जो हमें एक्स को निकालना है, वो रेड वाले की एन वन वाली भी ब्राइट की डिस्टेंस है और वॉयलेट वाले की एन टू ब्राइट की भी डिस्टेंस है। ये जो एक्स है बोलो, यदि ये डायलॉग समझ में आ रहा है, एन वन ब्राइट ऑफ लैम्डा वन एन टू ब्राइट ऑफ लैम्डा टू, तो ये जो एक्स है वो इस रेड वाले की भी डिस्टेंस है और इस वॉयलेट वाले की भी डिस्टेंस है। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं। बताइए, यदि मुझे ये निकालना है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, एन वन लैम्डा वन डी अपॉन डी यूज करूंगा, और इसके लिए भी इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, लेकिन एन टू लैम्डा टू डालूंगा। डी से डी कट गया क्योंकि सेम थे, तो एन वन या एन टू किसी का फॉर्मूला बना लेते हैं। मान लो मैंने एन वन का फॉर्मूला डिजाइन कर लिया, तो एन वन इक्वल टू हो गया, एन वन इक्वल टू हो गया लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन एन टू, ये फॉर्मूला बन गया। एन वन इक्वल टू लैम्डा टू की वैल्यू है 600, ध्यान रखना, और ये 800 है ना, अरे एन टू, तो एन वन इक्वल टू 3/4 एन टू। अब समझिए, अच्छा सवाल है, स्मार्ट सवाल है। हो सकता है कि मेरी मेहनत सब तक नहीं पहुंची हो, पर इस वीडियो को रिपीट करके देखना, कोशिश करना, अपने से भी लड़ना। यानी ये किस चीज की कंडीशन निकाली है आपने? जब वो कोइंसाइड हो रहे हैं, जब वो कोइंसाइड करेंगे तो दोनों के ब्राइट ब्राइट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो कोइंसाइड की कंडीशन है ये। लेट्स स्टार्ट। ठीक, चलिए, ये इक्वेशन समझ में आ गई। ये किस चीज की इक्वेशन है भैया? अब सच्ची में खो गया है, नहीं तो लास्ट सवाल है, टेंशन मत लो। अब देखिए, एन वन इक्वल टू 3/4 लैम्डा, अब एन टू, सॉरी, ये वो कंडीशन है जो ये बता रहा है कि कौन से नंबर मैच करेंगे, कंसाइड करेंगे। तो बताना, यदि मैं एन टू 0 रखता हूं, इफ एन टू इक्वल टू 0, हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन, एन टू इक्वल टू 0, तो एन वन आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी 0 और इसकी 0 कोइंसाइड करेगी। ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था सर, इसमें आपने कौन सी तोप उखाड़ ली। लेकिन एक बार इसमें रख के देखिए, एन टू 0 रखूंगा तो एन वन 0 आ रही है, इससे ये पता चल गया 0 0 कोइंसाइड करेंगे। लेकिन हम आप एक चीज देखिए, यदि मैं एन टू 1 रखता हूं, क्योंकि अगला नंबरिंग तो 0 1 2 3 होती है ना, यदि मैं ये 1 रखता हूं तो एन वन आएगा 3/4, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं समझ गए? क्योंकि नंबर, ये कोई 3/4 नंबर थोड़ी नहीं होता। वेरी गुड, हर्ष आगे पहचान गया। क्योंकि आपने अगला नंबर जब पॉसिबल नंबर रखा कि चलो 0 0 कोइंसाइड हो गए, देखते हैं 1, तो जब आपने यहाँ 1 रखा तो n1 तो प्रॉपर नहीं आ रहा ना, फ्रैक्शन में आ रहा है, 3/4 तो कर रहा होगा, हमें तो पूरा कोइंसाइड चाहिए। तो अब n2 इक्वल टू 2 रखूंगा तब भी एक्सेप्टेबल नहीं आएगा। तो बताइए कौन सा नंबर रखना चाहिए मुझे? जब तक मैं n2 4 नहीं रखूंगा, जब मैं n2 4 रखूंगा तब n1 आएगा 3। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ, अगली बार जब ये कोइंसाइड करेंगे तो इसकी तो चौथी और उसकी तीसरी कोइंसाइड कर रही होगी। फिर आप ये x निकाल सकते हो, ये x निकाल सकते हो, क्योंकि आपको नंबर पता चल गया। इस फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हो, इस वाले से, तो n1 की जगह 3 रख देना और n1 का ही लैम्डा 1 रखना, और इससे निकालना चाह रहे हो, इससे निकल जाएगा। लेकिन एक और चीज समझिए,
अभी और भी पॉसिबिलिटी है। अगली बार कब कॉन्साइड करेंगे बोलो, N2 क्या रखूं? आप बताइए अगली बार कब कॉन्साइड करेंगे? मैं आगे का अप्रोच देख रहा हूं बस आपकी। अब अगली बार जब तक N2 8 नहीं रखूंगा, 8 तब तक उससे पहले सब फ्रैक्शन में आएगा, तो N1 आएगा 6। ये थी कहानी। अब जो सवाल का मेन पार्ट था वो मैंने करा दिया, बस ये इस डाटा को लेके एक्स और निकालना है, वो मैंने हिंट दे दी कैसे निकलेगा। अब आप एक्स निकाल सकते हो इससे। ठीक, कितने लोगों को